पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। तो दोस्तों हमने टेस्ट उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करते हैं और जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के बाद में आज हमारी यूनिट 3 है ओशियनोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है महासागरीय उचावच। उससे दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रजिस्टर बैच स्टार्ट है जून 2000 दिसंबर 2023 के लिए। जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए तो कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के पेपर की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, साथ में पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसको फीस है दोस्तों मात्र 5,990 रुपए। साथ ही दोस्तों विद्यास्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, जो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है दोस्तों। इस कोर्स में भी दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, साथ में ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट, और साथ ही में इसी कोर्स में आपको टेस्ट दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज फुल टेस्ट होंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस मात्र 4500 रुपए। सारथी बैच है दोस्तों स्टैंड के लिए अर्थात ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एग्जाम के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे सिलेबस की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी, साथ ही में दोस्तों प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, A4 बुकलेट में प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे और टेस्ट सीरीज दी जाएगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 3,000 रुपए। साथ में दोस्तों सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में होने वाली सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो सेट एग्जाम हो, पीजीटी हो, फर्स्ट हो, स्कूल हो या फिर लैब असिस्टेंट हो, सभी में ये टेस्ट सीरीज आपको यूजफुल रहेगी। और इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299। और इस टेस्ट सीरीज में आपको दोस्तों सिलेबस के अनुसार टॉपिक ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे, साथ ही में दोस्तों यूनिट के अनुसार लिए जाएंगे और परीक्षा की अनुसार आपके टेस्ट देंगे, और सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। और आपको जो भी डाउट हो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो महासागरीय उचावच से संबंधित क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है, लगभग कितना भाग पानी से ढका रहता है? 1/4, आधा, 2/3 या 3 से 5 भाग। तो कितना भाग पृथ्वी की सतह का जल से ढका हुआ रहता है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, लगभग 2/3 भाग पृथ्वी की सतह का जल से ढका हुआ है। दोस्तों हमें पता है कि संपूर्ण धरातल पर या ग्लोब पर या पृथ्वी पर 1% पर जल है और मात्र पर स्थल पाया जाता है, अर्थात 2/3 भाग पर जल की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? बताइए दोस्तों समुद्र तट से या समुद्र तल पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट कौन सा स्थान है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम स्थान तो दोस्तों हमारी पृथ्वी है, जो कि 23.5 डिग्री अक्ष पर अपनी झुकी हुई है। तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट दोस्तों उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? दोस्तों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दोस्तों पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है
उसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा पाई जाती है। लेकिन सबसे निकटतम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव माना जाता है। समुद्र तल से सबसे निकटतम दूरी पर पृथ्वी के केंद्र के उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमारे 90 डिग्री ध्रुव था, पोल्स। तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र के या समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट उत्तरी ध्रुव को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटम रेखा क्या है? डेटम लाइन क्या होती है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर काल्पनिक रेखा जो कि शून्य से देशांतर पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, डेटम लाइन क्या होती है? डेटम रेखा क्या होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डेटम लाइन समुद्र तल की क्षैतिज रेखा की जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसी को हम डेटम लाइन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों द्वितीय आंकड़ों का अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर वाली रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम किसी देश के समय की गणना करते हैं, अर्थात 180 डिग्री लाइन। इसके अगर पश्चिम में जाए तो दोस्तों एक दिन हमारा कम होता है और इसके पूर्व में जाने पर एक दिन की वृद्धि देखी जाती है, जो कि कहां से गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर स्थित है, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है, तो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जो कि कहां से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा लंदन के एक या फिर इंग्लैंड में लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जिसके कारण इसका नाम ग्रीनविच रखा जाता है। डेटम रेखा या डेटम लाइन दोस्तों समुद्र की क्षैतिज रेखा जिससे हम ऊंचाई और गहराई की माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो बताइए दोस्तों, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग किसका है? अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर। तो बताइए दोस्तों सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अगर जलमंडल या फिर हम महासागर की बात करते हो दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनमें पहला है पैसिफिक ओशियन, सेकंड है अटलांटिक ओशियन, नेक्स्ट है इंडियन ओशियन, फोर्थ है आर्कटिक ओशियन, और एक पांचवा महासागर है दोस्तों जो अभी हाल में हुआ है, इसी को सदर्न या साउथ ओशियन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारे जलमंडल में 5 महासागर को शामिल किया जाता है, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर को शामिल करते हैं। इनके अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद में लगभग 16.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। उसके बाद दोस्तों अटलांटिक महासागर है, जो कि लगभग 8.24
54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। उसके बाद है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर दोस्तों लगभग 2.24 वर्ग किलोमीटर 24 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। और सबसे छोटा महासागर है दोस्तों आर्कटिक महासागर, जो कि 1.24 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। दोस्तों हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर का माना जाता है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी व दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? सोकोत्रा लक्षद्वीप चागोस कटक, प्रशांत अंटार्कटिका कटक, डॉल्फिन चैलेंजर कटक या फिर मध्य महासागरीय कटक? तो बताइए दोस्तों कौन सा कटक है जो कि प्रशांत महासागर से तथा अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर से हिंद महासागर और उसके बाद में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा कटक है जो कि तीनों महासागरों से गुजरता है? तो दोस्तों इसे बोलते मिड ओशिनिक रिज अर्थात मध्य महासागरीय कटक ही पहले अटलांटिक महासागर फिर अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर गुजरता है। तो ये है मिड ओशनिक। सोकोत्रा लक्षद्वीप कटक दोस्तों हिंद महासागर में अवस्थित है। प्रशांत अटलांटिक कटक दोस्तों प्रशांत महासागर में अवस्थित है। और डॉल्फिन चैलेंजर कटक दोस्तों अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। डॉल्फिन दोस्तों अटलांटिक महासागर के अथवा उत्तरी अटलांटिक महासागर में और चैलेंजर कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? 90 डिग्री ईस्ट रिज कहां पर अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अंध महासागर में, आर्कटिक महासागर में? तो बताइए दोस्तों 90 डिग्री ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? कौन से महासागर में 90 ईस्ट रिज अवस्थित है? तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 90 डिग्री ईस्ट रिज दोस्तों हिंद महासागर में अवस्थित है। हिंद महासागर में दोस्तों ये भारत है। दोस्तों यहाँ पर है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो 90 डिग्री ईस्ट कटक दोस्तों हमारे यहाँ पर 90 डिग्री था बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो हिंद महासागर का भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल अथवा गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, 1.25 एटमॉस्फेयर पर, या 5 एटमॉस्फेयर पर, या फिर 15 एटमॉस्फेयर पर? तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल किस तनाव पर रहता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि में गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। दोस्तों सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है और न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण और न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल अर्थात शुद्ध जल कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग
1% से भी कम है। कथन 2 है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल तथा शुद्ध जल का 95% ध्रुवीय बर्फ, छत्रक एवं हिम नदों में आबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों। पृथ्वी लवण जल की अतः लवण जल का वितरण किस प्रकार है? शुद्ध जल का वितरण किस प्रकार है? बताइए दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी पर लवण जल का वितरण किस प्रकार पाया जाता है? तो दोस्तों कथन पहले देखते हैं। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपयुक्त लवण जल तथा मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। सही बात है दोस्तों। पृथ्वी पर 71% भाग पर जल उपलब्ध है, लेकिन इसमें से 1% से भी कम भाग पर शुद्ध जल पाया जाता है। सेकंड कथन है, पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल लवण जल तथा शुद्ध जल का 90% ध्रुवीय बर्फ एवं हिम नदों से आबद्ध है। यह कथन गलत है दोस्तों। लवण जल का 95% नहीं दोस्तों, लगभग 1% भाग शुद्ध जल है। इसका भी था 1% का भी लगभग 63.47% भाग ध्रुवीय बर्फ के रूप में पाया जाता है, आइस कैप्स में पाया जाता है, और लगभग हिम नदों में 23.47% भाग हिम नदों के रूप में पाया जाता है। और दोस्तों साथ ही में शेष बचा भाग भूमिगत जल और अन्य कारकों के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल बर्फ, छत्रक और हिमनदों के रूप में पाया जाता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग वायुमंडल में आर्द्रता, बादलों के रूप में पाया जाता है। लवण जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, या आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश लवण जल तथा शुद्ध जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में पाया जाता है। शेष लवण जल का सबसे अधिक भाग किस में पाया जाता है? अभी पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए दोस्तों हमने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पृथ्वी पर शुद्ध जल तथा 1% शुद्ध जल है, जिसमें भी 1% भाग में भी इसके लवण जल का बर्फ में पाया क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमनद में पाया जाता है, और साथ में कौन से भाग में शुद्ध पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। 1% का लगभग 67% भाग ध्रुवीय छत्रक में अथवा आइस कैप्स में पाया जाएगा। 23% लगभग 23% भाग हिमनद में पाया जाएगा, और शेष भाग हमारे भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो दोस्तों यहीं पे देखते हैं दोस्त, महासागरीय विज्ञान क्या होती है और इसमें किन्हें हम शामिल करते हैं, महासागरीय विज्ञान या ओशियनोग्राफी? तो दोस्तों ओशियनोग्राफी एक भौतिक भूगोल की एक शाखा होती है। जिस प्रकार से जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी होती है, उसी प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी की भी एक शाखा के रूप में ही ओशियनोग्राफी को अर्थात समुद्र विज्ञान को जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों महासागरों के भौतिक, भूगर्भिक, रासायनिक और जैविक तत्वों या जैविक पदार्थों का हम अनेक रूप से
विज्ञान में हम महासागरों के भौतिक, भूगर्भ, जैविक या फिर रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को महासागरीय या फिर समुद्र विज्ञान माना जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे कि महासागर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है दोस्तों कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट है दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों ओशनिक रिज की बात करते हैं, तो राइज की बात करते हैं, तो मग्न तट होगा, मग्न ढाल होगा और उभार होगा। उसके बाद दोस्तों हम एबिसल प्लेन की बात करते हैं, अर्थात गहन सागरीय मैदानों की बात करते हैं। साथ ही में दोस्तों हम ट्रेंचेस की बात करते हैं, अर्थात कौन से महासागर में कौन सी खाई कितनी गहराई पर पाई जाती है। इसी में दोस्तों हम आगे सबमरीन कैनियंस की बात करते हैं, सबमरीन कैनियंस की बात करते हैं। और इसी में दोस्तों हम कटक या रिज की बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार हम महासागरीय विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय कटक, महासागरीय तल तथा कॉन्टिनेंटल मग्न तट, मग्न ढाल, उभार, महासागरीय मैदान, खाइया अथवा अंतरसागरीय कैनियंस और रिजेस की बात करते हैं। तो आज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नितल से संबंधित, नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो महासागरीय तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा माना जाता है। महासागरीय तल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा माना जाता है। दोस्तों महासागरीय गर्त, ट्रेंचेस, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान। दोस्तों इसका सबसे विस्तृत भाग माना जाता है गहन सागरीय मैदान, अर्थात एबिसल प्लेन्स सबसे विस्तृत भाग पर पाए जाते हैं, जो कि महासागरों में लगभग 3000 से 6000 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं, जो कि एक समतल सपाटा समतल मैदान के रूप में पाए जाते हैं। महासागरों में दोस्तों सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं दोस्तों, तब महाद्वीपों का ही वह भाग जो कि महासागरीय जल में डूबा हुआ रहता है, उसी को हम महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है, तब महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। दूसरा है दोस्तों कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप अर्थात महाद्वीपीय ढाल, अर्थात महाद्वीप का वह ढाल जो कि महासागर में डूबा हुआ रहता है, तीव्र ढाल होता है। ये तीव्र ढाल दोस्तों इसका या तो महासागरीय तली का धसान हो जाए या फिर महाद्वीपीय तल का उत्थान हो जाए, जिसके कारण एक तीव्र ढाल वाला क्षेत्र महाद्वीपीय ढाल कहलाता है। आगे है दोस्तों महासागरीय उभार अर्थात ओशनिक रिज या राइज। तो यह दोस्तों एक महासागरीय उभार, महासागरीय गहन सागरीय मैदान अर्थात एबिसल प्लेन और स्लोप के बीच का एक भाग होता है, अर्थात यहाँ पर महासागरीय प्लेन आ जाएगा, अर्थात गहन सागरीय मैदान आ जाएगा। गहन सागरीय मैदान और महाद्वीपीय स्लोप के बीच में पाए जाने वाला महासागरीय उभार कहलाता है। इसके बाद में एबिसल प्लेन, तो समतल मैदान एबिसल प्लेन कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ट्रेंचेस होती है, खाइया। और महासागरों में जिस प्रकार पर्वत पठार भी पाए जाते हैं, तो सबसे गहराई वाला भाग ही ट्रेंचेस कहलाते हैं, गर्त या खाई कहलाते हैं। ट्रेंचेस या गर्त या खाइया कहलाती है। इन्हीं में दोस्तों हम महासागरों में ही पहाड़ियां पाई जाती हैं और इन्हीं हिल्स पाए जाते हैं। 1000 मीटर सागरीय तल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक भाग पाए जाने वाला ही
पहाड़ी या समुद्री पहाड़ियां कहलाती हैं, और एक होता है दोस्तों गुयोट। अर्थात जिस प्रकार महाद्वीपों पर पठार पाए जाते हैं जिनका शीर्ष समतल होता है, सपाट होता है, उसी प्रकार महासागरों में भी समतल शीर्ष सपाट वाली पहाड़ियों को गुयोट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो दोस्तों महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत सागरीय मैदान का ही होता है। क्वेश्चन है टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? काला सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर या भूमध्य सागर? तो टर्की के नॉर्थ में कौन सा सागर अवस्थित है? तो बताइए दोस्तों टर्की के उत्तर में कौन सा सागर अवस्थित है? टर्की के उत्तर में कौन सा सागर अवस्थित है? टर्की कौन से महाद्वीप तथा कौन से देश में या फिर कहां पर टर्की है? चलिए देखते हैं दोस्तों। टर्की दोस्तों एक यूरोपीय देश है, अर्थात यूरोप के दक्षिण पूर्व में पाया जाने वाला देश, जो कि टर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? दोस्तों काला सागर टर्की के उत्तरी भाग में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मान लिया जाए, मैप अवेलेबल नहीं है दोस्तों अभी। यह है दोस्तों टर्की, इसके उत्तर में है दोस्तों ब्लैक सी या काला सागर, और टर्की के दक्षिण में है दोस्तों मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर। तो दोस्तों टर्की की सीमा उत्तरी भाग में तो काले सागर से लगती है और दक्षिण सीमा भूमध्य सागर से लगती है। लाल सागर दोस्तों कौन सा होता है? लाल सागर दोस्तों स्वेज की या स्वेज नहर को या फिर अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला लाल सागर है। कैस्पियन सागर दोस्तों, कैस्पियन सागर भी टर्की के पश्चिमी भाग अथवा पूर्वी भाग में अवस्थित एक सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टर्की किन के मध्य अवस्थित है? काला सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, स्वेज की खाड़ी, भूमध्य सागर या अकाबा की खाड़ी और मध्य सागर? तो बताइए दोस्तों टर्की किन के मध्य अवस्थित है? अभी हमने देखा दोस्तों कि टर्की किन के मध्य अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य टर्की अवस्थित है। उत्तर में काला सागर और उसके दक्षिण में भूमध्य सागर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक सागर कौन सा है? सफेद सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या जापान सागर? तो इनमें से कौन सा एक आंतरिक सागर के रूप में जाना जाता है? से होते हैं तो आंतरिक सागर दोस्तों यह है कोई सागर मान लेते हैं जब इसके चारों तरफ कोई स्थल भाग या फिर कोई देश अवस्थित होते हैं या फिर होता है, उसी को हम सागर के जानते हैं। तो सफेद सागर नहीं होगा, काला सागर नहीं होगा, जापान सागर नहीं होगा, तो कैस्पियन सागर दोस्तों एक आंतरिक सागर के रूप में जाना जाता है जिसके चारों ओर जैसे कि अजरबैजान आदि देश अवस्थित है, इसके कारण ये एक आंतरिक सागर है। नेक्स्ट जिस महासागर में सार्गेसो संबंधित है वह है, सार्गेसो किस महासागर से संबंधित है? तो आंसर बताइए दोस्तों सार्गेसो सागर फिर सार्गेसो किस महासागर से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सार्गेसो सागर दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर से अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है, दक्षिणी प्रशांत से या दक्षिण अटलांटिक से? तो बताइए दोस्तों सार्गेसो सागर किस महासागर से अवस्थित है? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर से संबंधित है, लेकिन अटलांटिक महासागर के भी कौन से भाग से संबंधित है? उत्तरी अटलांटिक या दक्षिणी अटलांटिक से? दोस्तों सार्गेसो सागर है उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित। किस प्रकार दोस्तों समझ लेते हैं। यह दोस्तों हमारा अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यह है यूरोप और यह है अफ्रीका। इनके मध्य दोस्तों अटलांटिक महासागर अवस्थित है। तो अटलांटिक महासागर को भी भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है,
उत्तरी भाग उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी भाग दक्षिणी अटलांटिक। तो दोस्तों यहाँ से हम धाराएं पढ़े थे। यह है विषुवतीय धारा, एक गर्म जल धारा है जो कि यहाँ पर अमेरिका के तट से टकराकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। उत्तरी भाग में दोस्तों प्रवाहित होने वाली धारा मेक्सिको गल्फ स्ट्रीम धारा है, और गल्फ स्ट्रीम की धारा जब ऊपर से लेब्राडोर की एक ठंडी धारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा से टकराती है तो इनके टकराने से एक अन्य धारा निर्मित होती है जिसका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। जब ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है यूरोप के पश्चिमी तट से प्रवाहित होकर यहाँ से टकराती है तो ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। उत्तर में दोस्तों नॉर्वेजियन धारा और दक्षिण में एक ठंडी धारा अर्थात ध्रुवों से आने वाली धारा है, इसके कारण यह ठंडी है और इसका नाम है कनारी, कनारी की ठंडी धारा जो कि पुनः विषुवत रेखा पर मिल जाती। तो इस प्रकार दोस्तों एक धाराओं का एक सर्किल बन जाता है और इनके बीच में ही सार्गेसो सागर अवस्थित है। यहाँ पर दोस्तों सार्गेसम नाम की एक घास पाई जाती है जिसके कारण इसका नाम सार्गेसो सागर रखा गया है। तो सार्गेसो सागर दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर से अवस्थित तथा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली, सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर, लिगुरियन सागर या टेरिहेनियन सागर? सर्डिनिया या कोर्सिका से घिरे हुए सागर का नाम क्या है? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे हुए सागर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे हुए सागर को ही टेरिहेनियन सागर कहा जाता है। किस प्रकार अवस्थित है दोस्तों? मान लीजिए टेरिहेनियन, यह टेरिहेनियन सागर, टेरिहेनियन सागर के उत्तर में इटली अवस्थित है, इसके दक्षिण में सिसिली अवस्थित है और दोस्तों टेरिहेनियन सागर के पश्चिम में सार्डिनिया अवस्थित है और सार्डिनिया के दक्षिण में ही यहाँ पर कोर्सिका अवस्थित है। तो इस प्रकार इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका के मध्य टेरिहेनियन सागर अवस्थित है। इटली के ऊपर दोस्तों, इटली के उत्तर में एड्रियाटिक सागर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार सागर का एक अर्थात सागर टेरिहेनियन सागर एक द्वीपीय अर्थात स्थल भागों से या इन देशों से घिरा हुआ है। उसका राइट आंसर है टेरिहेनियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश युग में अरल सागर के किनारे है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में अरल सागर के किनारे पर अवस्थित है? अरात नहीं होगा दोस्तों, अरल सागर। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और रूस। तो बताइए दोस्तों अरल सागर किसके किनारे अवस्थित है? कौन से देशों के युग्म में कौन से देशों के किनारे पर अरल सागर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अरल सागर अवस्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के किनारे पर अरल सागर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? मेडिटेरियन सी से कौन से देश की सीमा नहीं लगती है? अल्जीरिया, चाड, मोरक्को या ट्यूनीसिया? तो बताइए दोस्तों कौन से अफ्रीकी देश की सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है?
चलिए दोस्तों, अफ्रीका का मैप बना लेते हैं। छोटा सा एक अफ्रीका का मैप बनाते हैं। मैप में एक्सपर्ट नहीं है दोस्तों अभी। ये दोस्तों अफ्रीका। इसको दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है अफ्रीका। तो दोस्तों अफ्रीका के अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीसिया। तो अफ्रीका के दोस्तों उत्तर में यहाँ पर मेडिटेरियन सी होता है। मेडिटेरियन सी अफ्रीका के उत्तरी भाग में होता है, जिससे दोस्तों कौन कौन से देशों की सीमा लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर है को मोरक्को, एक अफ्रीकी देश है दोस्तों, जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। साथ में दोस्तों यहाँ पर है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया जिसकी भी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। फिर दोस्तों अल्जीरिया, यहाँ पर दोस्तों अल्जीरिया है, जिसकी सीमा भी भूमध्य सागर से लगती है। लेकिन दोस्तों चाड एक स्थलबद्ध था, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ एक देश है, जिसकी सीमा मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाड की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं ये भी अगर आपसे पूछा जाए, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल किए जाते हैं, जिनमें पहला है जिबूती, दूसरा है सोमालिया, तीसरा है इथोपिया और एक है इरिट्रिया। इस प्रकार हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मैच करना है दोस्तों। एक महासागरीय गर्त है और वह कौन से महासागर में पाए जाते हैं? एलिशियन गर्त, कर्माडेक गर्त, सुंडा गर्त या सैंडविच गर्त। तो बताइए दोस्तों गर्त कौन से महासागर में पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा गर्त कौन से महासागर में पाया जाता है? तो दोस्तों गर्त क्या होते हैं? महासागरों में अवस्थित गहरी खाइयां ही गर्त होती है या ट्रेंचेस कहा जाता है। महासागरीय भाग में इस भाग में था इन भागों को ही, तो सबसे गहरे भागों को ही गर्त या ट्रेंच कहा जाता है, जो कि अलग अलग महासागर में अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जिनमें एक एलिशियन गर्त है दोस्तों, जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों कर्माडेक है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। साथ में दोस्तों सुंडा गर्त है, जो कि हमारे इंडियन ओशियन में पाया जाता है। और सैंडविच गर्त दोस्तों साउथ अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप, सबसे गहरा गर्त कौन सा माना जाता है? सबसे गहरा गर्त कौन सा है? दोस्तों सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। पैसिफिक ओशियन में स्थित मेरियाना गर्त एक सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,000
22 मीटर पाई जाती है। 11,022 मीटर लगभग इसकी गहराई मानी जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए 2314। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? अभी हमने बात की थी दोस्तों, परंतु उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों उसका अन्य नाम कौन सा है? मेरियाना गर्त का दूसरा नाम कौन सा है? नाटहन गर्त, चैलेंजर, मैनहट्टन या रिचार्ड्स? तो बताइए दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? जो कि मेरियाना गर्त है, लेकिन मेरियाना गर्त को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरियाना गर्त को ही चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंटिना या परीखा स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, उत्तरी ध्रुवीय महासागर में? तो बताइए दोस्तों डायमेंटिना या परीखा कौन से महासागर में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायमेंटिना या फिर परीखा, यथार्थ इसी को हम ट्रेंचिया खाई, ट्रेंचिया गर्त, जो कि हिंद महासागर में पाई जाती है। डायमेंटिना गर्त हिंद महासागर में पाई जाती है। उसी प्रकार दोस्तों हिंद महासागर में अन्य गर्त भी है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि कौन कौन से महासागर में कौन कौन से गर्त पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। तब तक कि आप अपनी इसी तैयारी में लगे रहिए और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पाथफाइंडर फॉर नेट JRF चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।